आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे समायोजन के जो वर्तमान चरण चल रहा है उसके विषय में। साथियों, हमें से ज़्यादातर लोगों को पता होगा उस पर एक केस हाई कोर्ट में चल रहा है और उसकी सुनवाई 2 दिन पहले हुई है। सुनवाई में क्या हुआ है पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे, क्योंकि सिर्फ आपने मुख्य मेन पॉइंट सुने होंगे, हम उसको विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। साथ ही एक और खबर की बात करेंगे जो कि पिछले 2-3 दिन से चल रही है के समायोजन में जो प्रधानाध्यापकों का जो समायोजन होना है उसमें भी एक केस दाखिल कर दिया है और जो भी हेड टीचर हैं वो कह रहे हैं कि हमने केस जीत लिया है। तो उसकी सच्चाई क्या है वो भी हम बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक से देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अपने कीमती समय से 1 सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यूपी शिक्षक समायोजन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 दिन पहले सुनवाई हुई थी। इसमें कई सारे वकीलों ने किए हुए हैं, कई अलग अलग पार्टियों ने, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे जी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षा समायोजन और पुनर्नियोजन रीडिप्लॉयमेंट को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ये जो सुनवाई हुई वो सौरभ कुमार सिंह और 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश स्पेशल अपील संख्या 398/2026 मामले में न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। इस खंडपीठ ने राज्य सरकार को विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने 4/6/2026 के आदेश को की शर्त संख्या 3 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस त्रुटि गलती के कारण यह याचिका दायर की गई थी उसे 22 जून 2026 के बाद के सरकारी पत्र द्वारा पहले ही सुधार लिया गया है। चूँकि विवादित गलती अब ठीक हो चुकी है, इसलिए इस मामले आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं रही है। तो इस तरीके से वहाँ पर बातें हुई थी। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग की जो सूची जारी की गई थी, पहले उन्होंने सिर्फ 27,000 शिक्षकों का एक सूची दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आप तो ये बताएं कि कहाँ कितने शिक्षक आपके सरप्लस हैं और जहाँ पर शिक्षक सरप्लस हैं वहाँ कितने छात्र पंजीकृत हैं और कितने अध्यापक वहाँ कार्यरत हैं। तो इसकी सूची दी गई मांगी गई थी, वो सूची सुनवाई में दी गई, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की सूची से कोर्ट इस बार भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि 13 जुलाई को विभाग सूची अपलोड करेगा। 17 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करानी होगी, वो भी सिर्फ अधिवक्ताओं के माध्यम से। 20 जुलाई को इसकी अगली सुनवाई होनी है। इसमें मुख्य अपडेट है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रदेश के 1 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पूरा डाटा व्यवस्थित कर सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया है। सार्वजनिक करने का मतलब है कि जो सूची है वो 13 जुलाई को अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें के सारे अध्यापक जो हैं अपनी सूची देख सकते हैं। वहाँ पर कोई भी पारदर्शिता की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट था कि वहाँ पारदर्शिता नहीं थी। इसी के लिए शिक्षक जो थे वो अपना पुरजोर विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर पारदर्शिता नहीं है, लेकिन इस बार वहाँ पर पूरा कर दिया गया है। विद्यालयों को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। जो भी समस्त विद्यालय हैं उनको पहली श्रेणी ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की संख्या आवश्यकता के अनुसार है और कोई शिक्षक अतिरिक्त नहीं है, अर्थात ऐसे विद्यालय जहां पर आरटी एक्ट के जो नियम है वो पूरी तरह लागू सही हैं, शिक्षक छात्र रेशियो जो है वो सही है, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई शिक्षक अतिरिक्त नहीं है, ना ही कोई कमी है, वो एक श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी ऐसे विद्यालय जहाँ निर्धारित मानक से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। ऐसे विद्यालय जहाँ पर सरप्लस अध्यापक हैं उनको दूसरी श्रेणी में रखा जाएगा, अर्थात जहाँ पर छात्र संख्या कम है और शिक्षक ज़्यादा हैं। तीसरी श्रेणी प्रदेश के 16,986 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ शिक्षकों की कमी है, वहाँ अतिरिक्त शिक्षकों को भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रदेश के अंदर 16,986 विद्यालय जो कि सरकार द्वारा बताया गया है कि वहाँ इतने विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, तो उनको तीसरी श्रेणी में रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता
बनी रही। जैसे हमने पहले बताया था कि ये जो जानकारी है वो 13 जुलाई तक अब आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जानी है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहेगी। जारी होने वाले डेटा में शामिल होंगे ये विवरण। जो भी डाटा जारी किया जाएगा उसके अंदर आपके जनपद, विकासखंड और विद्यालय का नाम होगा। आरटी अधिनियम के अनुसार विद्यालय में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या होगी। वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के नाम और उनकी ज्वाइनिंग तिथि होगी। 30 अप्रैल 2026 तक छात्र संख्या का वास्तविक विवरण होगा। आरटी मानक के अनुसार आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी कि आरटी मानक के अंदर वहाँ पर कितने आवश्यक शिक्षक होने चाहिए। यदि कोई शिक्षक अतिरिक्त चिन्हित होता है तो उसका नाम और विषय भी दर्ज कराया जाएगा कि वो उनका क्या नाम है और उन पर कौन सी विषय है, जिससे कि जो पारदर्शिता है वो सही से बनी रहे। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आगे की प्रक्रिया और क्या समय सीमा है उस पर बात कर लेते हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को अतिरिक्त शिक्षकों की सूची के साथ शपथ पत्र 13 जुलाई 2026 तक दाखिल करना होगा। बोर्ड के अंदर 13 जुलाई 2026 तक जो भी अतिरिक्त शिक्षकों की सूची है उसके साथ साथ एक शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। सूची जो कि तीसरी सूची कही जाएगी। सूची 1 और 2 से संबंधित आपत्तियां 17 जुलाई तक शिक्षक अपना दर्ज करा सकते हैं। जो पहली सूची और दूसरी सूची निकाली गई थी उनमें जो भी शिक्षकों को आपत्ति है वो 17 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं। वो भी सिर्फ अधिवक्ता के माध्यम से ही करा पाएंगे। AIA के जो याचिका होती है उसके अकॉर्डिंग ही करा पाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है। न्यायालय ने पहले जारी अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले जो अंतरिम आदेश सुनाया था उसको अगली सुनवाई अर्थात 20 जुलाई तक वो जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए शिक्षक समायोजन का उद्देश्य प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर बनाना है। कई विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक अधिक हैं तो कहीं पर शिक्षकों की बाहरी कमी है, या तो एक अध्यापक है या फिर अध्यापक ही नहीं है शिक्षा मित्र या किसी के भरोसे चल रहे हैं। तो इसलिए यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने इस आदेश से प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है और जरूरतमंद विद्यालयों को शिक्षक उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है कि इस बार जो समायोजन होगा वो फाइनल होगा और इसके बाद सारे विद्यालयों के अंदर आपके शिक्षकों की कमी खत्म हो जाएगी और बार बार जो समायोजन की प्रक्रिया है वो आगे नहीं हो शायद। हालांकि शिक्षकों के बीच स्थानांतरण, विकल्प और वरिष्ठता जैसे विषयों को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण बनी रहेगी कि किस तरीके से होगा। शिक्षकों के बीच विकल्प लिए जाएंगे या वरिष्ठता की क्या जो है। इस बार फीफो का नियम अपनाया जा रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात बलिष्ठतम शिक्षक का यहाँ पर किया जाएगा। शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि आधिकारिक आदेश और विभागीय दिशा निर्देशों पर नजर बनाए रखें। किसी भी तरीके की अफवाहों पर वो ज़्यादा ध्यान ना दें। अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के दूसरा, जो हमने बताया था कि प्रधानाध्यापक का केस भी हाईकोर्ट में चल रहा है और उसमें जो अध्यापक बंधु हैं प्रधानाध्यापक उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने केस जीत लिया है। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई निस्तारण नहीं हुआ है उस केस का, वहाँ पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अभी भी उनका ऐसा कुछ नहीं है कि उनका समायोजन नहीं होगा, क्योंकि छात्र संख्या के आधार पर जो शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद एक्स्ट्रा हैं, जहाँ पर प्रधानाध्यापक पद नहीं है उनको समायोजन में ले लिया गया है और वो इसलिए वो घूम रहे थे कि उनका समायोजन ना हो। क्योंकि प्राथमिक के अंदर 150 छात्र पर आपका प्रधानाध्यापक का पद घोषित किया गया है, उससे नीचे प्रधानाध्यापक का पद नहीं होगा और बेसिक के अंदर 100 से नीचे पर नहीं होगा। ऐसे में बहुत सारे प्रधानाध्यापक जो हैं वो समायोजन में डाल दिए गए हैं। तो उनके द्वारा भी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उनको समायोजन ना किया जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ गई होगी और किसी भी तरीके का आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसान वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।